बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन ब दिन श्रिंकिंग ऑफ द क्लास हुई जा रही है। लगता है अभी तक आए नहीं है बच्चे घरों से, या हाइब्रिड मॉडल पे चले गए होंगे। तो कैसे जा रही है पढ़ाई आप लोगों की? सही जा रही है? कुछ समझ आ रही चीज़ें या नहीं आ रही? अब तो सिलेबस हमारा तकरीबन कोई 80% से ऊपर कंप्लीट हो गया, 85% कंप्लीट हो गया। 10 to 15% रह गया। वो इंशाल्लाह आज कल में हम जो है ना वो अगले कोई 15-20 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज इंशाल्लाह हम कंट्रोल्स वाले एरिया को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है वो फिर आपका जो नेक्स्ट एरियाज़ हैं, मतलब कोड ऑफ एथिक्स है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 है मेरा ख्याल है, उसका वो कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी जो हर चैप्टर में से एक एक दो टॉपिक्स रह गए, फिर हम वन बाय वन उनको स्टार्ट करते जाएंगे शुरू से, और जैसे जैसे सीक्वेंस आती जाएगी वैसे वैसे हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस क्लास की डिस्कशन में हमने पेरोल का प्रोसेस देखा था, कैश एंड बैंक की पेमेंट का प्रोसेस देखा था, उसको लिंक किया था हमने अपने सेल के प्रोसेस के साथ, और पेमेंट को लिंक किया था परचेज़ के प्रोसेस के साथ। किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो एड्रेस होना रहता हो, वो अपना सवाल पुट अप कर सकता है जी। नो क्वेश्चन जी? ले जी, फिर आज अपनी डिस्कशन को हम फिर स्टार्ट करते हैं। अगेन हमने कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं। एक मतलब वो हमारे कैफ लेवल के ऊपर तो शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन ACCA में, ICW में या किसी और जो बॉडी है उसके अंदर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो हम उसी क्वेश्चंस को टेकअप कर लेंगे। एंड सेकेंडली जो हमारे कंट्रोल्स में रिमेनिंग एरियाज़ हैं, आज हम उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर करेंगे बुक के ऊपर। तो मेरा ख्याल है पहले हम कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लेते हैं, और एक दफ़ा सिलेबस को अपने उस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हमने पढ़ ली हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करेंगे जी। जी, तो हमारा जो बेसिकली अगर चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करें हम, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में जो हमारी डिस्कशन करता है। इसमें अगर हम देखें तो उसकी जो मेन ट्रांजिशन साइकिल्स हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, हमने समझा था किस तरह से काम करता है। सेल्स सिस्टम हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। परचेज एंड एक्सपेंस सिस्टम हमारा हो चुका है। पेरोल सिस्टम हमारा हो चुका है। बैंक एंड कैश हमारा हो चुका है। इन्वेंट्री सिस्टम एंड नॉन करंट एसेट्स ये रहते हैं। लेकिन इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जब हम स्टॉक काउंट वाले एरियाज को कह रहे थे, तो वो ये हमारा वहाँ पे एरिया तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन एनी आज हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं उसके अलावा वो क्या हैं। और नॉन करंट एसेट के अंदर अगर कोई परचेज़ है, बेटा एक बात याद रखनी है आपने, ये जो परचेज़ यहाँ पे हमने देखी थी ना, यही परचेज़ यहाँ पे भी है। परचेज़ का साइकिल एक ही है, चाहे वो इन्वेंट्री के परचेज हो, चाहे वो फिक्स एसेट्स की परचेज हो। फर्क कहाँ पे आएगा? बजट्स की अप्रूवल पे आएगा बस। जाहिर बात है जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, और ये नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर रोजाना इसी तो नहीं लगना, हर रोजाना प्लांट तो नहीं लगना, तो वो वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा जाके नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट आता है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो मेन हमारा लर्निंग आउटकम नंबर 6 है जी, इसको हमने देखना है, और अदर इश्यूज जो हैं इनको हमने देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग आउटकम नंबर 6। तो जनाब ये इन्वेंट्री के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो फिजिकली इन्वेंट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर कोई इन्वेंट्री के अंदर कोई डैमेज है, कोई एक्सपायर्ड आइटम है, कोई और तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन जब करते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को हम इंश्योर कर लेते हैं कि कोई इस तरह का पॉइंट तो उसमें नहीं रह गया। तो मेन कंट्रोल किस चीज़ के हैं? जो स्टॉक काउंट करना है उसकी कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन है। अब ये पेपर में सवालात आते हैं इन्वेंट्री के स्टॉक काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक मैंने आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे तो वहाँ पे इसके क्वेश्चंस हमारे साथ लिंक होके आएंगे।
तो इन्वेंट्री की जितनी भी स्टॉक उनके प्रोसेसेस होते हैं, अब आपको उसमें पता है कि हमने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना होता है, उस प्रोसेस के मुताबिक हमें देखना होता है स्टॉक काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और किस तरह से मैनेजमेंट काउंट करती है, लिस्ट टू फ्लोर, फ्लोर टू लिस्ट, फिर हम फिजिकल कैमरास देखते हैं लगे हुए नहीं लगे हुए, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, ठीक है, इन्वेंट्री किस कंडीशन में पड़ी है, शेड्स ऊपर हैं या नहीं है। दीज ऑल आर द कंट्रोल्स किसके ऊपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। फिर इन चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते थे कि भाई कहीं पे कोई डैमेज इन्वेंट्री है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, कहीं पे कोई एक्सपायर्ड आइटम है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, स्लो मूविंग है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, किसी को रस्ट लगा हुआ है, कोई ख़राब होकर पड़ा हुआ आइटम उसको हम आइडेंटिफाई कर ले। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते थे जब हम किसी भी क्लाइंट का स्टॉक काउंट का प्रोसेस चलाते थे। तो आज हम इसको अगेन सम अप करेंगे कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो उसके ऊपर कंट्रोल्स की बात जो हो रही है वो किस रिगार्डिंग हो रही है। देखें, परचेज इन्वेंट्री की भी थी, अब इन्वेंट्री को परचेज से लेकर स्टोर में लेके आने तक सारा प्रोसेस हम परचेज के अंदर दे चुके हैं। फिर इन्वेंट्री का फिजिकल स्टॉक काउंट का प्रोसेस हम जब हम स्टॉक काउंट का एरिया करें तो उसको देख चुके थे। तो उसके बाद रिमेनिंग एरियाज कौन से रह जाते हैं वो हम दे लेते हैं, जो रह जाएंगे वो हम यहाँ पे उसको जो है कवर अप कर लेंगे जी। द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री आर एज फॉलोज। इन्वेंट्री के साथ जो रिस्क हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर इनएक्यूरेट, इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड हैं वो ठीक पिक्चर शो नहीं कर रहे। इन्वेंट्री में भी स्टोलन और डैमेज हो सकता है कि इन्वेंट्री चोरी हो चुकी हो या डैमेज हो चुकी हो और हमें इसके बारे में पता ना हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक काउंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री में भी वैल्यूड एट इनकरेक्ट अमाउंट, तो वो जो हम FIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड हमने वैल्यूएशन की टेक्निक्स पढ़ी थी अपने इन्वेंट्री के एरिया में, तो ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। टू लिटिल इन्वेंट्री में भी हेल्ड, रीऑर्डर लेवल्स के बेसिस के ऊपर आप इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। जब इन्वेंट्री की शॉर्टफॉल आती है तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पे आता है। जब कंपनी की ऑपरेशंस बंद होते हैं तो कंपनी के कैश फ्लो की शॉर्टेज हो जाती है। जब कंपनी के कैश फ्लो की शॉर्टेज हो जाती है तो कंपनी के ऊपर गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम भी आ सकता है। द इन्वेंट्री में भी टू मच इन्वेंट्री में भी हेल्ड एंड देयरफॉर टू मच मनी टाइड अप। जाहिर बात है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये आखिरी दो जो पॉइंट हैं ये किसके साथ लिंक्ड हैं, आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। इन्वेंट्री के रीऑर्डर लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरियाज है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कंट्रोल क्या होगा, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा होगा। तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेंट्री के लेवल्स उस लेवल तक मेंटेन किए जाएं जो आपको आपके ऑपरेशंस को चलाने के लिए ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा स्टॉक आप पाइल अप कर लें, ना बहुत ज़्यादा कम स्टॉक आप लेके रखें ताकि ना कि आपके पैसे फंस जाएं या आपके ऑपरेशन रुक जाएं। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री बाय कर लेंगे तो पैसे फंस जाएंगे, अगर इन्वेंट्री है नहीं तो ऑपरेशन रुक जाएंगे। तो ये सारे मैटर को मैनेज करना है। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि आप प्रॉपरली टाइमली बेसिस के ऊपर अपने ऑर्डर लेवल्स को सेट करें। ऑर्डर लेवल्स के साथ अपने जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो फुलफिल करें, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिस्काउंट्स लें, वो सारे मैटर करें। तो ये जो आखिरी दो पॉइंट हैं ये इन्वेंट्री की परचेज से पहले के प्रोसेस के पॉइंट हैं। मैंने जब डिस्कस किया था ना, तो इन्वेंट्री की परचेज का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, जब परचेज रिक्विजिशन रेज हुई थी। यहाँ पे इन्वेंट्री की परचेज रिक्विजिशन रेज होने से पहले के पॉइंट्स हैं कि भाई आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते वक्त किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये क्या है, ये रिस्क है। अगर हम पहले रिस्क की बात करें कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर इनएक्यूरेट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो काउंटिंग एंट्रियाँ हुई हैं उसके हम जाके वैल्यूएशन कर लें कि जब इन्वेंट्री पोस्ट हो रही है वो ठीक वैल्यू पे पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई स्टोलन है या डैमेज्ड है तो ये फिजिकल स्टॉक काउंट हम करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू इनकरेक्ट अमाउंट के ऊपर आता है, वैल्यू डेट इनकरेक्ट अमाउंट आता है, तो हम जो मैनेजमेंट की वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, चाहे FIFO मेथड है चाहे वेटेड एवरेज मेथड है, उसको हम रिकैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर हम बात करें इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल की, तो ये इन्वेंट्री आखिर दो रिस्क किससे लिंक्ड है, इन्वेंट्री के रीऑर्डर लेवल के साथ लिंक्ड है। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑर्डर इन्वेंट्री, कस्टडी ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। जिसने ऑर्डर किया उसके पास इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, जिसके पास इन्वेंट्री है उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है, देखिए हमने बात क्या की थी कि भाई अगर मैंने 100 रुपए की कोई चीज परचेज की है और मैं ही रिक्वेशन रेज कर रहा हूं, मैं ही इन्वेंट्री रिसीव कर रहा हूं और मैं ही पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं 100 की चीज को 500 की शो करूंगा।
100 रुपये आगे पे कर दूंगा, 400 रुपये जेब में डाल लूंगा। अब इस चीज को कवर कप करने के लिए क्या जरूरी था, आपका क्या जरूरी था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये पहला कंट्रोल तो यहाँ पे रेलिवेंट ही नहीं है, पहला कंट्रोल तो परचेज के साथ हमने लिंक करके देख लिया, तो पहला कंट्रोल आप छोड़ दें। फिर फिजिकल सेफ गार्ड है जी, इन्वेंट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस एंड डैमेज, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज टू एक्सेस स्टोरेज एरिया, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इसका कोई तल्लक नहीं है। मैं ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप याद करें इन्वेंट्री के कंट्रोल्स की बात कर रहे थे हम, इन्वेंट्री के फिजिकल स्टॉक को काउंट करने के, तो मैंने कहा था ऊपर क्या लगे होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए, इन्वेंट्री ताले में पड़ी होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि वो एक स्टोर है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रखता है, तो वहाँ पे 3 ताले लगते हैं, एक ताला सिक्योरिटी का होता है, एक ताला पुलिस का होता है और एक ताला स्टोर इंचार्ज का होता है। हर ताला डिफरेंट चाबी से खुलता है, तो जब तक तीनों ताले खुलते नहीं है उस वक्त तक उस इन्वेंट्री तक एक्सेस नहीं मिलती। तो जब इतनी आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, फिजिकल सेफ गार्ड हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ ये यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं चीज़ों से मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो रेलिवेंट एरिया हमने जहाँ पढ़ लिया बस वो इनफ है। जब इन्वेंट्री पड़ी थी ना, तो इन्वेंट्री के परचेज से पहले के भी एरियाज हमने देखे थे और इन्वेंट्री परचेज होने के बाद के एरियाज भी हमने देख लिए थे फिजिकल स्टॉक अकाउंट के अंदर, तो फिर दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। थोड़ी सी यही फ्लॉज हैं बुक के अंदर। मेरे मुताबिक तो एक पूरा प्रोसेस एक साथ चलता है, इन्वेंट्री प्री मैनेजमेंट, यानी प्री मैनेजमेंट परचेज से पहले, परचेज और पोस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें एक तरह ही आती हैं और इसके साथ ही लिंक्ड हो जाता है पेमेंट का प्रोसेस। इसी तरह से सेल है, सेल में प्री ऑर्डर सेल के बाद के मैटर, इन्वेंट्री के लिंक और रसीट, ये सारे मैटर इकट्ठे हैं, ये सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप जितने क्वेश्चन आपने देखे होंगे, किसी एक क्वेश्चन में भी सेपरेटली कोई बात नहीं हुई होगी, उसमें उसने पेमेंट को भी लिंक किया हुआ है, उसमें उसने आपकी इन्वेंट्री को भी लिंक किया हुआ है, उसने उसके अंदर आपके जो फिजिकल कंट्रोल को भी लिंक किया हुआ है। तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे वैल्यूएशन है जी, वैल्यूएशन जो हम अपनी इन्वेंट्री का एरिया पढ़ के आए तो वहाँ वैल्यूएशन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करके आए हैं कि वैल्यूएशन करते हुए कॉस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट की वैल्यूएशन किस किस तरीके से होती हैं, आप उसमें S2 के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्या कहते हैं, S2 शुड बी अप्लाइड, दे शुड बी प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्सलीट एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम। ये हम जब फिजिकल स्टॉक अकाउंट वाला एरिया कर रहे थे तो वहाँ पे हम इस एरिया को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी दोबारा इसको याद करने की या समझने की जरूरत नहीं है जी। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जी, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड एट टाइम। ये आप इसको देख लें कि ये हमारा, क्योंकि पहले शायद उस तरीके से लिंक नहीं हुआ, ब्रीफ डिस्कशन हुई थी लेकिन डिटेल लिंक नहीं हुआ। कहते हैं दे शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल फॉर ऑल इन्वेंट्री आइटम ऑफ वैल्यू, दे शुड बी अप्रोप्रिएट रीऑर्डर लेवल्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटीज। तो वही बात जो हमने की थी कि हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई रीऑर्डर लेवल्स हैं। फॉर पेपर में सवाल आ जाता है कि भाई मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री के रीऑर्डर लेवल सेट नहीं किए हुए, तो आप क्या कहेंगे, आप इसमें 2 रिस्क लिंक करेंगे। हो सकता है कि बहुत कम इन्वेंट्री है जिसकी वजह से एंटिटी की ऑपरेशन बंद हो जाएं, या बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है जिसकी वजह से आपके जो पैसे हैं वो फंस जाएं किसी जगह के ऊपर। दीज आर द 2 रिस्क अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करते, तो अल्टीमेटली कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट आता है, बाकी चीज़ों पर इंपैक्ट आता है। तो ये मैनेजमेंट को क्या चाहिए, ये चीज़ों को सेटअप कर ले। देखें, अगर आपको रिस्क पता है ना तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। अगर आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये व्हाट कुड गो रॉन्ग, अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती, तो जब आपको प्रॉब्लम पता है तो उस प्रॉब्लम का आपको रेप्लिकेशन भी पता है, उस प्रॉब्लम की कर किस तरह से करना है उसके बारे में भी आपको पता है जी। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? तो ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ें हैं जी ऊपर, आप बेशक कुछ ये यहाँ से याद ना करें, जो रेलिवेंट एरियाज आपने पढ़े हैं उनको वहाँ से लिंक कर लें, मेरा ख्याल है वो इनफ होगा जी। फिर से नॉन करंट एसेट्स में भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हम चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं, सिर्फ मैं आपको बताने की ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता होना चाहिए सिर्फ, ठीक हो गया जी। अब बेसिकली मैंने आपको क्या कहा कि जो इन्वेंट्री की परचेज का प्रोसेस है वही फिक्स एसेट की परचेज का भी प्रोसेस है। फर्क कहाँ पे आता है, लिमिट ऑफ ऑथराइजेशन के ऊपर फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर हो सकता है कि 5 लाख की मटेरियल का हर दफ़ा हमारी 5 लाख की पेमेंट होती है, यहाँ पे हो सकता है कि वन टाइम पेमेंट 5 मिलियन की पेमेंट हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ पेमेंट के ऊपर आपके उन चीज़ों के ऊपर फर्क आएगा, बाकी सेम लेवल सेम चीज़ें होंगी, वही आपकी फॉलो की जाएंगी जी। देखें जी, आप इसमें नॉन करंट एसेट विच द कंपनी डज नॉट नीड कुड बी ऑर्डर, आप कोई वहाँ पे क्या था कि आप ऐसी इन्वेंट्री ऑर्डर कर ले जिसकी कंपनी को जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है आप कोई ऐसा फिक्स एसेट ऑर्डर कर ले जिसकी कंपनी को जरूरत नहीं है। तो नाम क्या चेंज हुआ है, फिक्स एसेट की जगह पे सॉरी नॉन आपकी इन्वेंट्री की जगह पे फिक्स एसेट आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट में बी रिकॉर्डेड एट इनकरेक्ट अमाउंट, आपके मैंने जब हमने
फिक्स एसेट्स का एरिया पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि हो सकता है कि जो आप I-16 की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया उसको फॉलो ना करें। तीसरे इसमें एक और भी एरिया में डिस्कस किया था इम्पेयरमेंट वाला, यहाँ पे उसने इम्पेयरमेंट का रिस्क नहीं लिखा, तो मेरे मुताबिक इम्पेयरमेंट का भी रिस्क होना चाहिए और इम्पेयरमेंट से लिंक्ड कंट्रोल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो वो इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, टाइमली बेसिस के ऊपर उसके जो है वो पैरामीटर आइडेंटिफाई किए जाए, कोई इंटरनल इंडिकेशंस हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी बेसिस के ऊपर देखा जाए कि क्या इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो बेटा ये जो नीचे ऑथराइजेशन की बात कर रहा है सेम वही है, मतलब यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है पूरी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस शुड बी प्रोड्यूस टू सपोर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वेस्ट, देयर शुड बी अप्रूवल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस टू सप्लायर ऑफ नॉन करंट एसेट। मेरा ख्याल है यहाँ से तैयार ना करें, इन्वेंट्री वाला पोर्शन आपके जहन में मौजूद है, उसको अपने माइंड में रखें, उसके अंदर जो रेलिवेंट कंट्रोल फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं आप वहाँ पे बस उसको जाके अप्लाई कर दें। यहाँ पे इसने सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही 4-5 स्टेप्स कर दिए हैं, ऐसे नहीं होता, वही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। पहले नीड असेसमेंट होती है, रिक्वेशन रेज होती है, रिक्वेशन की अप्रूवल होती हैं, फिर उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं कोटेशंस कॉल की जाती हैं, कोटेशन के बाद आपके जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद पीओस बनते हैं, पीओस के बाद आपके इन्वेंट जो कैपिटल नेचर आइटम होते हैं वो रिसीव होते हैं, उनकी इंस्पेक्शन होती है, फिर वो इंस्टॉल होते हैं, फिर रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसकी पेमेंट होती है। तो प्रोसेस सेम वही है जो आप इन्वेंट्री के अंदर देख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोबारा इसको इतने छोटे लेवल के ऊपर तैयार करके अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बेशक जो इन्वेंट्री का पड़ा हुआ है उसको उसके साथ जाके लिंक कर लें। आगे सिर्फ एक पॉइंट है कि जब कोई भी एक्सपेंडिचर आप कैपिटलाइज करने जा रहे हो तो वहां पे I-16 का क्राइटेरिया फुलफिल करें। वहां पे किसका क्राइटेरिया था? I-2 का। आ जाके बातें वही हैं, वहां पे भी क्या कहता है कि नॉन रिफंडेबल नेचर के टैक्सेस को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, कैपिटलाइज कर सकते हैं सॉरी, रिफंडेबल नेचर के एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे भी वही रूल है। फिर वहाँ पे कैरिज आउटवर्ड जो होता है, फ्रेट आउटवर्ड होता है, वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बल्कि फ्रेट इनवर्ड जो आपकी इन्वेंट्री को लेके आने के लिए जरूरी थे वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही क्राइटेरिया है। बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखें ना अकाउंटिंग का, तो एक ही बेसिस के ऊपर बना हुआ है, बेसिस तो चेंज नहीं होती ना। तो आज जाके रिकॉर्डिंग वहाँ पे इन्वेंट्री की थी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स की है। फर्क कहाँ पे आएगा? यहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, वहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होंगे, ये फर्क आ सकता है ना। या हो सकता है कि आप इस एसेट को खुद बिल्डअप कर रहे हो, वहां पे हो सकता है कि आप इन्वेंट्री को खुद बिल्डअप कर रहे हो या ना कर रहे हो, दोनों मैटर हो सकते हैं। लेकिन अगेन जहां तक बात रही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की, वो एक जैसी ही है, ये दोबारा याद करने की मेरे मुताबिक जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको याद करने की जरूरत है तो आप यहाँ से देख लें, अदरवाइज यहाँ पे इसको देखने की नहीं है। आप इन्वेंट्री वाला एरिया देखें, आपका ये एरिया ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा जी, खत्म हो गया बस। आगे ये टेस्ट कंट्रोल फॉर स्मॉलर एंड और टेक्निक जो है इसकी रीडिंग आपने कर लेनी है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी साथ साथ जो है आपको काफ़ी डिटेल में के बारे में बताया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम जो है वो अपने एरियाज़ को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ICAP के पास पेपर्स नहीं हैं, वो कौन से हैं? वो आपके ACCA के या ICW के हैं, जो आपके लेवल से काफ़ी हाई लेवल के ऊपर हैं। तो मेरा ख्याल है वो इनफ है, उन चीज़ों को आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी जी। लेकिन ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा जी आपको। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 6 इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज इन ब्राउन्स इंडस्ट्रीज को पे सिस्टम एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज। कितनी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है आपने? 6 डेफिशिएंसीज को आपने आइडेंटिफाई करना है पेरोल सिस्टम के अंदर, और उसके बारे में आपने उसके जो रेप्लिकेशन हैं या उसके बारे में जो आप रेप्लिकेशन तो नहीं, बेसिकली उसके सॉल्यूशंस आपने उनको प्रोवाइड करने हैं जी, कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। आप लोगों ने खुद ही आंसर करना है जी, मैं इसकी रीडिंग सेव करूंगा। Audit senior of Scarlett and Company and are in process of reviewing the system testing completed on the payroll cycle of Browns Limited, as well as preparing the audit program for the final audit. Browns operates several chemical processing factories across the country. पूरे साफ मतलब यानी कि केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं और पूरे इनकी फैक्ट्रीज की जो प्रोसेसिंग है पूरे मुल्क में फैली हुई है। इट मैन्युफैक्चर 24 आवर्स अ डे। यहाँ पे कितना काम होता है? 24 के 24 घंटे काम होता है। तो अब यहाँ से आपकी जिसमें शिफ्टिंग आएगी कि 24 के 24 घंटे एक ही बंदा काम नहीं कर सकता, तो बल्कि क्या होगा, शिफ्ट्स बन रही होंगी। तो 2 से 2 शिफ्ट हों, 3 शिफ्ट हों, वो आपकी 3 शिफ्टों के अंदर काम करेंगे, ठीक है।
बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ से ही चीज़ें लिंक होंगी, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कुछ आपके डेली वेजर होंगे, कुछ आपके परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे, तो उनको किस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है, आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। तो जब तक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हम उसके बारे में बेहतर डिसीजन नहीं कर सकते। 7 days a week and employee work a standard shift of 8 hours and are paid for hour worked at an hourly rate। तो हमारा क्या रेट चलता है जी, आवरली रेट चलता है और आवरली बेसिस के ऊपर पेमेंट होती है। 7 के 7 दिन काम करते हैं, 24 के 24 घंटे काम करते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि किसी ने 2 घंटे काम किया है उसको 4 घंटे की पेमेंट कर दी जाए, किसी ने 8 घंटे काम किया उसको 2 घंटे की पेमेंट कर दी जाए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम सिस्टम को समझ रहे हैं, प्रोसेसेस को समझ रहे हैं, मैनेजमेंट की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। जहां पे कंट्रोल्स की बात है कि वहां पे हम अपना फिर इनपुट देंगे। फैक्ट्री एम्प्लॉइज आर पेड वीकली विद अप्रोक्सीमेट 80% बीइंग पेड बाय बैंक ट्रांसफर एंड 20% इन कैश। ये पहला इशू नजर आया जी। The different payment methods are due to employee preferences and Browns has no plan to change these methods। तो ये बेसिकली जो आप अपनी पेमेंट को कैश में करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आप किसी को ज़्यादा पे कर सकते हैं, किसी को कम पे कर सकते हैं, एम्बेजलमेंट हो सकती है, क्लूजन हो सकती है। तो इसलिए जो कैश की पेमेंट्स हैं उसको डिस्करेज करना चाहिए। कैश की पेमेंट अगर को डिस्करेज नहीं की जाएंगी तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। नहीं, ये कैश काउंटर तो भी है नहीं ना, कोई सेल थोड़ी हो रही है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल टीम आर पेड मंथली बाय बैंक ट्रांसफर। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और सेल्स की टीम है उसका मंथली बेसिस के ऊपर बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करते हैं। फैक्ट्री स्टाफ एट ईच issued a sequential number clock card which detail their employee number and name। उसके ऊपर क्या आ रहा होता है जी, एम्प्लॉय नंबर आ रहा है और नेम आ रहा होता है। Employees swipe their card at the beginning and at end of the 8-hour shift and this process is not supervised। जाहिर बात है, फॉर एग्जाम्पल माजिद के पास 3 कार्ड है, माजिद तीनों कार्ड आके टक 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 लगा देता है, वापसी पे जाते जाते माजिद 3 कार्ड टक 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 लगा देता है, तो उन तीनों की जो टाइम है वो तो काउंट हो गया है। लेकिन एक्चुअली माजिद अकेला आया था, अगर इस काम को सुपरवाइज किया जाता तो शायद ये मसला ना होता। और क्या जी, और हमें क्या पता कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा, वेरी गुड जी, कोई अनऑथराइज्ड बंदा वहां पे मौजूद आया था या नहीं आया था। और अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? वही तो है, बायोमेट्रिक कर दें थंब, उसके बाद आप आयरस के थ्रू जो आपकी आई होती है उसके थ्रू, आयरस के थ्रू जो है स्कैनिंग है वो कर लें या फेस रिकग्निशन कर लें। ड्यूरिंग द शिफ्ट एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू अ 30-minute पेड ब्रेक and employees do not need to clock out to access the dining area। अब जारी बात है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आधे घंटे की ब्रेक होनी थी, अब मैं फॉर वहाँ पे 2 घंटे बैठा रहा हूँ, 3 घंटे बैठा रहा हूँ, मेरा डाइनिंग इन के बेशक मेरा वो जो है उसकी पेमेंट मुझे हो जानी है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन बात क्या है, मेरे पास रिकॉर्ड इस चीज़ का होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे ब्रेक ली है। आधा घंटा अलाउड है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं डाइनिंग एरिया में गया हूँ, मैं जाके बैठ गया हूँ, मुझे पता है कि डाइनिंग एरिया के इन और आउट के वक्त मुझे कोई कार्ड लगाना नहीं पड़ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मैंने 4 घंटे की ब्रेक ले ली और पेमेंट भी 4 घंटों की ले ली है। तो ये डाइनिंग एरिया के अंदर भी क्लॉक के सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे भी अटेंडेंस होनी चाहिए कि कौन बंदा कब चेक इन किया था, कब उसने चेकआउट किया था, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि भाई कोई प्रॉब्लम इस रिलेटेड तो नहीं है कि एम्प्लॉइज ने काम नहीं किया और उनको पेमेंट भी हो गई। ठीक हो गई बात। क्लॉक कार्ड डेटा लिंक टू द पेरोल सिस्टम विच ऑटोमेटिकली calculate gross and net pay along with any statutory directions। These the payroll supervisor for each payment run check on a sample basis some of this calculation to ensure that system is operating effectively। अब बात यह है कि हो सकता है, यहाँ बताइए यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि सिस्टम के अंदर जो डाटा इनपुट किया गया है रिगार्डिंग डिडक्शंस, रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी जो आपकी डिडक्शंस होती हैं वो अपडेटेड ना हो, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर चेंजेस आ रही होती हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द पेरोल सुपरवाइजर फॉर ईच पेमेंट रन चेक ऑन सैंपल बेसिस
सम ऑफ दिस कैलकुलेशन टू इंश्योर द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सिस्टम की ऑपरेशन को तो टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम की डाटा इनपुट को नहीं टेस्ट किया जा रहा, क्योंकि डाटा इनपुट के अंदर चेंजेस आती हैं और डाटा इनपुट को चेंज जब हो उसको अपडेट करना होता है। तो इसकी डाटा बेस को अपडेट किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा। जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं उनको कहाँ किस तरह से इंश्योर किया जाता है, क्योंकि आप जो है वो कैलकुलेशन बीच में इंक्लूड, कोई नया आ गया है तो उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली टाइम बेसिस पे स्टार्ट होती है या नहीं होती। Browns has a department which is responsible for setting up new permanent employee and leavers. Appointment of temporary staff are made by factory production supervisors. अब जारी बात है, ये जो अपॉइंटमेंट की राइट्स फैक्ट्री सुपरवाइजर को दे दिए गए हैं, तो हो सकता है कि वहां पे घोस्ट एम्प्लॉइज जो है वो एड अप कर लिए जाएं। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्परेरी स्टाफ्स आर मेड बाय फैक्ट्री प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स, तो ये भी एचआर के थ्रू ही होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन के थ्रू होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। या इसको मक्खी काट लेगी भाई, पीछे बैग पे तुम्हारे, मार दो मार दो, चलो खैर है, आ जाओ यार, मुझे यार काट ले, काट ले यार, काट ले। ये ऑडिट पढ़ने आ गई मक्खी हैं बेटा, भी ऑडिट बड़ा मुश्किल है, ये ना असल जगह ढूंढी है यहाँ पे ना वो जाला बनाने के लिए। एनीवे जी, जो अपॉइंटमेंट के राइट्स हैं अगर इसको प्रोडक्शन सुपरवाइजर को दिया जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, घोस्ट एम्प्लॉइज यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, अपनी मर्जी से बंदे ऐड कर लेंगे, अपनी मर्जी से जो है उनको पेमेंट कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ओकेनली ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड ऑफ फैक्ट्री स्टाफ यूजुअली टू फिल गैप कॉज्ड बाय द स्टाफ हॉलीडेज। तो और सम टाइम हमें जो है ओवर टाइम देना पड़ता है स्टाफ हॉलीडेज की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्लान कोई काम नहीं किया होता, इस वजह से हमें ओवर टाइम का काम कराना पड़ता है। अब ओवर टाइम को भी क्या होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। ओवर टाइम रिपोर्ट्स विच डिटेल द अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्कड आर सेट आउट क्वार्टरली बेसिस, set out quarterly by the payroll department to production supervisor for their review। प्रॉब्लम क्या है, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। ये देखो क्वार्टरली यानी कि एक क्वार्टर के बाद जाके उसको रिव्यू किया जाता है, नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड थिंग, सिर्फ अमाउंट आ रही है, उसके अंदर ओवर टाइम के आवर्स वर्ड नहीं आ रहे। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज। यहाँ पे किसने कहा था, ओवर टाइम रिपोर्ट्स विच detail the amount of overtime worked are sent out quarterly by the payroll department to production supervisor for their review। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, ये पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो भेजता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, हालांकि ये मेरे मुताबिक तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स को मेंटेन करके पेरोल डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। जी जो अपॉइंटमेंट टेंपरेरी स्टाफ वो फैक्ट्री प्रोडक्शन सुपरवाइजर कर रहा है, और जो बाद में काम रिव्यू है वो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन सुपरवाइजर कर रहा है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हमने अभी देखी हैं, एक तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसको भेजते हैं, दूसरा उसके अंदर आवर्स वर्क की डिटेल नहीं आ रही, तो ये वीकली बेसिस पे होना चाहिए, फोर्टनाइटली बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए, ताकि सही इंटाइटलमेंट लोगों के अकाउंट में जा सके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जाएगी जिसके बैक एंड पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। To encourage staff to attend work on time for all shifts, Browns pays a discretionary bonus every 6 months to factory staff. The production supervisor determined the amount to। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिशनरी है, मतलब डिस्क्रिशन के ऊपर है, आप अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि किसी को ज़्यादा दे दिया जाए, किसी को कम दे दिया जाए। ये हालांकि बेसिस तो होना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस की बेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो अगर बगैर आप अपने डिस्कशन की बेस के ऊपर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप हो सकता है किसी को ज़्यादा पे कर दें, किसी को कम पे कर दें, या किसी को पे ही ना करें, और हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पेमेंट भी निकालें जिसके बैकएंड पे कोई रिकॉर्ड भी मौजूद ना हो। तो बोनस जो है वो प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर अप्रूव होने चाहिए और लिंक्ड होने चाहिए विद स्पेसिफिक KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके बाद जो है बोनस आपका क्रेडिट होना चाहिए। फॉर एम्प्लॉय पेड बाय बैंक ट्रांसफर, द पेरोल मैनेजर रिव्यू द लिस्ट ऑफ ऑल पेमेंट्स एंड एग्री टू पेरोल कार्ड प्रायर टू ऑथराइजिंग द बैंक पेमेंट। अब आई है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, यहाँ पे जो पेरोल मैनेजर है वही क्या कर रहा है, वही लिस्ट को रिव्यू कर रहा है, वही पेमेंट को ऑथराइज भी कर रहा है, हालांकि ये दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिकली जो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का पॉइंट आता है जी।
इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड द पेरोल मैनेजर अमेंड द रिकॉर्ड अगेन सेग्रीगेशन ड्यूटी का है जी, और अमेंडमेंट का राइट उसके पास मौजूद है और पेमेंट का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। तो ये चीज़ गलत है जी, यहाँ पे सेग्रीगेशन ड्यूटी का इशू यहाँ पे मौजूद है। फॉर एम्प्लॉय पेड इन कैश द पेड पॉकेट्स आर प्रिपेयर्ड इन पेरोल डिपार्टमेंट एंड क्लर्क डिस्ट्रीब्यूट देम टू एम्प्लॉयज। सेम बंदा ही उनके जो है वो पैकेट बना रहा है और वही बंदा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एज शी शोन मोस्ट ऑफ दीज इंडिविजुअल शी डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी। तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं रिक्वायर करते। फॉर एग्जाम्पल के दानिश की जगह पे माजिद आ गया है, माजिद की जगह पे उस्मान आ गया, उस्मान की जगह पे मार आ गया, मार की जगह पे मौली साहब आ गए हैं, कोई भी किसी की जगह पे आ गया है तो उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। ये भी एक डेफिशिएंसी के तौर पर कंसीडर की जाती है जी। भाई जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे कह रहा है कि बोनस जो है वो इनपुट कर रहा है, आपकी नहीं क्लर्क कर रहा है, तो कोई सीनियर रिव्यू नहीं करता ना। एक तो सेग्रीगेशन ड्यूटी का भी इशू है, दूसरा रिव्यू का इशू भी है। इनपुट बाय क्लर्क हो रहा है, तो हमने तो पीछे जब परचेज करके दिमाग में पड़ा था कि जब डाटा इनपुट है वो कोई क्लर्क नहीं कर सकता, सीनियर पर्सन। नहीं, डाटा इनपुट हमेशा जूनियर स्टाफ ही करता है। आज जी ब्राउन्स पेरोल सिस्टम डेफिशिएंसीज एंड कंट्रोल्स एम्प्लॉय स्वाइप देयर कार्ड एट बिगिनिंग एंड एट ऑफ द 8-hour shift. This process is not supervised. This could result in number of employees being swiped in the present when they are not. This will result in substantially increased payroll cost for Browns. यही बात हमने की थी, ये हमने डिस्कस किया ना, पॉइंट सेम आ गया। उसके पर कहता है द क्लॉक एंड इन एंड आउट प्रोसेस शुड बी सुपरवाइज्ड बाय रिस्पांसिबल ऑफिशियल टू प्रिवेंट वन इंडिविजुअल क्लॉकिंग द मल्टीपल टाइम. With the supervisor should undertake a random check of employees by reviewing who has logged in with swipe card and confirming visually that the employee is present. और उसके अलावा जो आपने एडिशनल अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि थंब प्रेसिंग के थ्रू कर दिया जाए या फेस रिकग्निशन के थ्रू कर दिया जाए, आइरिस के थ्रू कर दिया जाए. Employees are entitled to a 30-minute paid break and do not need to clock out to access the dining area. Employee could be taking excessive break resulting in decrease in productivity and increased payroll cost. यही बात हमने की थी, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया जी. Although there is a human resource department, appointment of temporary staff are made by factory production supervisor. The supervisor could appoint unsuitable employees and may not carry out all required procedure for new joiners. This could result in these temporary employees not receiving the correct pay and relevant statutory deduction. तो यही बात हमने ऑलरेडी कर ली है इसके अंदर. आगे जी, overtime report which detail the amount of overtime worked are set out quarterly by the payroll department to production supervisor for review. These reports are reviewed after the payment have been made, which could result in unauthorized overtime or amount being paid incorrectly and Brown's payroll cost increase. Production supervisor determined the amount of the discretionary bonus. अच्छा सॉरी, पहले ये खत्म हो गया. ओवरटाइम की बात हमने ये की थी कि ओवरटाइम की रिपोर्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे नहीं बल्कि वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए और प्रॉपर्ली उसके अंदर रिव्यू होना चाहिए. और दूसरी बात हमने की थी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड देना चाहिए, एचआर को बनाना चाहिए और फिर रिव्यू करवाना चाहिए. तो यहाँ पे वो प्रोसेस हमें मिस आउट नजर आ रहा था जी. पेमेंट से पहले रिव्यू करना चाहिए. फिर आते हैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डिस्क्रिशनरी बोनस टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज. ये बोनस वाली बात हो रही है. प्रोडक्शन सुपरवाइजर आर नॉट सीनियर इनफ टू डिटरमाइन दिस एज दिस कुड पे एक्स्ट्रा बोनस टू द फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स. तो ये बात है कि उनकी जो लिंक्ड है उसके साथ होना चाहिए. क्या चीज़ मतलब वही कहना. इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये बात हमने की थी ना कि KPIs के साथ लिंक नहीं है. किसी को ज़्यादा पे कर देंगे, किसी को कम कर देंगे, किसी को करेंगे ही नहीं. और प्रॉपर लेवल के ऊपर थ्राइज होना चाहिए. कहते हैं द बोनस इज इनपुट बाय अ क्लर्क इनटू द पेरोल सिस्टम. देयर इज नो इंडिकेशन दैट दिस इनपुट प्रोसेस इज रिव्यूड. दिस कुड रिजल्ट इन इनपुट एरर और द क्लर्क कुड फ्रॉडुलेंटली, वही नीचे में लाइन थी वो कट गई है, फ्रॉडुलेंटली वो चेंज कर दे. ठीक है जी. अच्छा ये नीचे आ रहा है फ्रॉडुलेंटली चेंज द अमाउंट बीइंग अमाउंट लीडिंग टू इनकरेक्ट बोनस पेमेंट. तो वही बात है कि वो उसका गलत पेमेंट आगे रिकॉर्ड कर दे तो प्रॉब्लम कर सकती है जी. The payroll manager review the bank transfer listing prior to authorizing the payment and also amend the payroll records for changes required. There is a lack of segregation duties as it is the payroll team which process the amount and the payroll manager who authorize the payment. Manager could fraudulently, वही बात मतलब increase the amount to be paid to certain employees, process the payment as well as amend the records. Segregation duty यहाँ पे मौजूद नहीं है. A payroll clerk distribute cash pay packets to employees who without requesting proof of identity. Even if most employees are known to the clerk, there is a risk that without identity checks, wages could be paid to the incorrect employees. समझ आ गई बात.
तो इससे ज़्यादा ही हमने वैसे अपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए थे जी। किसी का कोई सवाल, किसी को क्वेश्चन? कंट्रोल्स वाला एरिया बखैर फ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है जी। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल वाले एरिया में फ़र्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप उसको बता सकते हैं मुझे, हम उसके फर्दर क्वेश्चंस को कर लेंगे। लेकिन जितने एरियाज़ हमने कर लिए हैं ये मोर देन इनफ हैं, सिचुएशंस को सामने रखते हुए, आपकी कैपेसिटी को सामने रखते हुए। मुझे ये लगता है कि क्लास में 90% बच्चों ने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया है, कंट्रोल वाले एरियाज़ को। आपकी जो है वो लर्निंग इसके साथ अलाइंड हो चुकी है, आपको कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो रही हैं, आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और उन रिस्क के रिगार्डिंग आप कंट्रोल्स इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलता है तो उसमें बच्चों के बारे में असेसमेंट हो जाती है कि बच्चों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है समझ आ रही है, लेकिन अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ये हमारा एरिया हो गया आज कंप्लीट। अब अगर मैं समराइज करूं तो देखिए, हमने सबसे पहले कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग का लिंक चेक किया था। स्टार्ट हमने लिया था जब हम कंट्रोल एरिया स्टार्ट किया था ना, तो ये ऑलरेडी 2-3 दफ़ा मेरी डिस्कशन हो चुकी थी कि कब हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, कब हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम करते हैं। ये हमने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसके साथ लिंक किया था। फिर हमने आईटी कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड किया था। आईटी कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने पूरी उसकी एक बेसिस को समझा था कि आईटी कंट्रोल्स होते क्या हैं, क्यों उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल से आपको उस कंट्रोल समझाना शुरू किए, फिर मैं आपको सिस्टम्स के ऊपर लेके आया, फिर मैं उसके अंदर GITCs को समझाया। फिर GITCs में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, जिसमें नया सिस्टम डेवलप होता है तो उसके कंट्रोल देखे, प्रोग्राम चेंजेस होती हैं तो उसके कंट्रोल देखे। फिर उसके बाद हमने सुपर यूज़र्स देखा, एक्सेस राइट को देखा, फिर हमने उसके अंदर डाटा बैकअप प्लान्स को देखा, हमने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स को देखा। फिर वो कंप्लीट किया तो फिर हमने आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को डिस्कस किया, उसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के कंट्रोल देखे। फिर हमने कुछ एडिशनल आईटी रिलेटेड टूल्स थे उनको देखा, डाटा इंक्रिप्शन क्या होती हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। बड़ी नींद आ रही है तुम्हें? फिर हमने देखा कि जो कंट्रोल्स होते हैं उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसमें फ्लो चार्ट की ऑप्शन थी, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स थे। फिर उसके बाद आपके जो है फ्लो डाटा फ्लोज थे, यानी कि सिंपल जो आपके होते हैं नरेटिव नोट्स होते हैं वो। फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 प्रोसेस को स्टार्ट किया, हमने कंट्रोल्स को देखा, सेल का प्रोसेस देखा, परचेज का प्रोसेस देखा, फ्लो चार्ट्स बनाए। फिर हमने पेरोल का प्रोसेस देखा, कैश एंड बैंक का प्रोसेस देखा। आज हमने इन्वेंट्री और फिक्स एसेट का प्रोसेस भी देख लिया। हर एक के साथ हमने 2-2, 3-3 सवालात किए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बिल्डअप होती जाए। ये मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन थे आप लोगों ने जो कर लिए हैं। अगर आई कैप का पास पेपर उठा के देखेंगे तो इससे इंतहाई आसान होंगे। ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। आई कैप के छोटे छोटे सवाल होते हैं, सीधे सीधे सवाल होते हैं, इतने मुश्किल इस तरीके से नहीं होते। बाकी आपको अगर लगता है इसमें फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो फिर हम उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और अरेंज कर लेंगे जी। जी हाँ जी, कैट्स वाला एरिया है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। वो इतना मिशन नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें। और डाटा एनालिटिक्स में नहीं कराए थे आपको, डुप्लीकेट टेस्ट करते हैं हम। फिर उसके बाद हम अभी कुछ सैम्पलिंग में भी लिंक हो जाएगा, कर लेंगे, अलबत्ता कोई इशू नहीं है। एंड भी आपने याद करना है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया? अब थोड़ा सा हम सिलेबस की कवरेज को देख लेते हैं और देखते हैं कि हमने ग्रेड को सामने रखते हैं। ग्रेड है ना हमारी बुक में, जो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ग्रेड को डाउनलोड कर लेते हैं हम और सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं जी। क्योंकि 10-15 मिनट है हमारे पास, हम इसको कवर कर लेते हैं। जी तो हम क्या फेट के सिलेबस पे आ जाते हैं ज़रा।
अच्छा बच्चों, ये एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ना उसको ओपन कर लेता हूँ, ठहर जाइए। जी बच्चों, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ से 15 से 25 नंबर का सवाल आना है। अब ये चैप्टर नंबर 1 है, ये दोनों चीज़ें, और ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 1 और 13 में से 15 से 25 नंबर का पेपर आने ही आना है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है, इसमें 15 से 20 नंबर का। इसमें मैंने आपसे जो बात की थी, वो जो ऑडिट रिस्क वाला सवाल आता है वो यहाँ से आता है। ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, ये जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 चैप्टरों में से आपका 45 से 55 मार्क्स का आता है। फिर कंक्लूजन रिपोर्टिंग है, जिसमें से 10 से 15 नंबर का आपका पेपर है, नहीं, चैप्टर 14, ये आपकी ग्रेड है। ठीक है जी।